हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी की। फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी में। यहां पर हम सबसे पहले आज की क्लास में समझेंगे लिमिट का कंसेप्ट क्या है, क्यों लिमिट की जरूरत क्यों है, क्यों हम लिमिट लगाते हैं। क्वेश्चन अब आपने देखे होंगे इसमें, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आए होंगे कि भाई आपने लिमिट लगानी है। आपने कहा भाई लिमिट x टेंड्स टू 3 इनटू में x लिमिट लगानी है इस फंक्शन के अंदर x प्लस 3। तो आपको बताया गया है भाई x की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पर ये आ गया आपके पास 3 प्लस में 3, आंसर आ गया 6। तो ये क्या चक्कर है, ठीक है। ये लिमिट जब हमें x की वैल्यू ऐसे पुट करनी ही है, तो ये लिमिट का काम क्या है, हम सीधा ये भी तो कह सकते हैं एट x इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। तो ये लिमिट का कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सपोज कीजिए आपके पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। फंक्शन कहता है कि भाई ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, ये फंक्शन है। अब मैं अगर इसमें आपको बोलूं कि भाई एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर वैल्यू निकालो, क्या आप निकाल सकते हो? सोचो जरा, निकाल के देखो। अगर आप x की जगह यहां पर 3 पुट करोगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा यहां पर नॉट डिफाइंड। तो ऐसी सिचुएशन में लिमिट का कंसेप्ट यूज किया जाता है कि लिमिट आप यहां पर किस तरीके से यूज करते हो, वो हम सीखेंगे। एक साथ में कंसेप्ट भी हम सीखेंगे कि लिमिट का यहां पर हम यूज करेंगे कैसे हम यहां पर वैल्यू निकालेंगे। जब हम x की वैल्यू यहां पर 3 पुट कर ही नहीं सकते, तो हम फिर लिमिट यहां पर कैसे लगाएंगे, ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। ये जो हम अगर आपके पास जो सिंपल फंक्शन होता है, अगर मैं कहता हूं कि भाई आपके पास एक फंक्शन है f(x) और आपके पास x प्लस 3 है, और आपने एट x इक्वल्स टू 3 पर आपने वैल्यू निकालनी है, तो आपने यहां पर क्या करा, x की जगह 3 पुट किया, वैल्यू निकाल दी, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 6। इस वैल्यू को हम बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल वैल्यू। और जो वैल्यू हमने यहां पर निकाली है, इसको बोलेंगे हम लिमिटिंग वैल्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में फर्क क्या है, ये हम समझते हैं। तो उसके लिए लिमिट का कंसेप्ट समझना जरूरी है कि लिमिट क्यों हम लगाते हैं, क्यों लिमिट का जो कंसेप्ट है वो यहां पर लाया गया, क्यों इसको सॉल्व करने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। तो लिमिट का कंसेप्ट ये कहता है कि आप इसमें x की वैल्यू 3 तो पुट कर नहीं सकते। x की वैल्यू अगर 3 आप पुट करना चाहो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 3 तो आप पुट कर नहीं सकते। तो आप क्या करो, इसमें 3 की तरफ अगर हम अप्रोच करते हुए जाते हैं, तो उससे हमें क्या वैल्यू मिलती है ये हम फाइंड करते हैं। इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। कि अगर हम यहां पर चाहे इस फंक्शन की बात करें चाहे इसकी बात करें, कह रहे हैं कि अगर आप x की तरफ अप्रोच करते हुए जाते हो, चाहे उसके लेफ्ट से चाहे उसके राइट से, मतलब चाहे 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू लो चाहे 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लो, अगर हम दोनों साइड से ऐसे अप्रोच करते हुए आते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। अब वो वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, सिंप्लीफाई करा तो मैंने ऊपर फैक्टर आ गए x माइनस 3 x प्लस 3 और यहां पर x माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फंक्शन तो यही बचा x प्लस 3, यानी यही वाला फंक्शन बना। अगर इसमें मैं लिमिट की वैल्यू निकालता हूं तो वैल्यू आएगी 6, ठीक है। वैल्यू तो 6 आएगी, लेकिन कैसे आएगी, क्योंकि आप यहां पर 3 पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में 3 माइनस 3 बनेगा, इसलिए आप 3 पुट नहीं कर सकते हो। तो यहां पर लिमिट का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर, ये आपके पास एक वैल्यू है यहां पर 3, अगर आप इसमें 3 की तरफ अप्रोच करोगे, मान लो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं 3 की तरफ बढ़ता हुआ जाता हूं, तो मुझे fx की क्या वैल्यू मिलेगी। तो मैंने कहा कि भाई मैं 3 से थोड़ी सी अगर छोटी वैल्यू ले लूं, तो एक वैल्यू ले ली मैंने 2.9, एक वैल्यू ले ली मैंने 2.8, और 3 से अगर मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूं तो मैंने यहां पर वैल्यू ले ली 3.1 और 3.2। इससे हम इधर अप्रोच कर रहे हैं, इससे हम इधर अप्रोच कर रहे हैं, तो उससे हमें वैल्यू क्या मिल रही है। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में से जो हमने वैल्यू यहां पर डाली है उसको पुट करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं। ये x हो गया, ये fx हो गया। तो ये कहता है कि जब आप 2.8 पुट करते हो fx के अंदर, fx के हमने सॉल्व करके ये ले लिया, तो fx की जगह आपके पास आ गया 2.8, x की जगह 2.8 आया, तो इसको अगर हम fx के अंदर पुट करते हैं तो ये आएगा 5.8। अगर मैं 2.9 पुट करता हूं तो ये आएगा 5.9। अगर मैं यहां पर 3.1 पुट करता हूं
3.1 पुट करता हूं तो यहां पर आ जाएगा 6.1। अगर 3.2 पुट करता हूं तो आएगा 6.2, 3.3 पुट करता हूं तो आएगा 6.3। यानी अब आप यहां से देखो, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, आपने वैल्यू रखी 2.9, आपको वैल्यू मिली 5.8। आपने वैल्यू रखी 2.9, आपके पास वैल्यू आ गई 5.9। अगर मैं वैल्यू रखूं आगे 2.99 तो मुझे वैल्यू मिलेगी 5.99। यानी जैसे जैसे मैं 3 की तरफ बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे x की वैल्यू हम 3 की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारा जो fx है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है। यहां पर 5.9 था, 5.8 था, यहां 5.9 हो गया, यहां 5.99 हो गया। तो यानी x की जो वैल्यू, fx की जो वैल्यू है वो 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। अगर हम x की वैल्यू को 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो fx की जो वैल्यू है वो 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। अगर हम इसके राइट से देखें तो जब आपने 3.2 पुट किया या 3.3 पुट करा तो वैल्यू आ गई 6.3, 3.2 पुट किया तो वैल्यू आ गई 6.2, 3.1 पुट किया तो 6.1। यानी वैल्यू कम होती जा रही है और कम होते होते कहां पर अप्रोच कर रही है, 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो अगर आप लेफ्ट से जाते हो, अगर आप राइट से जाते हो, तो वैल्यू आपकी किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इस फंक्शन में जब आप लिमिट का यूज करोगे, जैसे हमने यहां पर किया था, तो हमें यहां पर वैल्यू मिलेगी 6। और ये 6 क्या होगी, इसकी 6 होगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू नहीं है ये, ठीक है, ये है इसकी लिमिटिंग वैल्यू। यानी जब हम लिमिट इसमें लगाएंगे तो ये वैल्यू 6 की तरफ अप्रोच कर रही है, 6 नहीं है, ये ध्यान रखना। जब हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 नहीं है, x की वैल्यू 3 नहीं है। टेंड्स टू का मतलब क्या हो गया कि हम x की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हम x की तरफ बढ़ रहे हैं। कहां से बढ़ रहे हैं, चाहे आप लेफ्ट से बढ़ो चाहे आप राइट से बढ़ो, लेकिन हम x की तरफ बढ़ रहे हैं। अब x की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो उससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होती है लिमिटिंग वैल्यू, ना कि फंक्शनल वैल्यू। तो आई थिंक अब दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लिमिट का कंसेप्ट समझ सकते हो और दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हो। अभी मैं यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज और आपको बता रहा हूं, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, ताकि लिमिट का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब जैसे यहां पर अगर हम ये बात करें, ये जो फंक्शन हमने लिया था, इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी कि x की जगह 3 + 3 पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 6। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर फंक्शन में कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है, फंक्शन में कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया ये। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच नहीं कर सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन था, तो इसलिए हमने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने वैल्यू पुट करी। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप लिमिटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, लिमिट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तरीके क्या क्या हैं, उन तरीकों के बारे में बात करते हैं, साथ में उनके कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई लिमिट के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। तो अगर मैं सबसे पहले मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पर कि आपके पास एक फंक्शन दिया, आपसे कहा गया भाई लिमिट x टेंड्स टू 4 पे आपको वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन दिया गया 4x प्लस में 2 और नीचे आ गया x माइनस 2। अब यहां पर लिमिट कह रहा है कि भाई x टेंड्स टू 4 है, यानी 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो अप्रोच कर रही है तो क्या इसमें मुझे यहां कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? तो उसके लिए आप क्या देखो कि जब x की वैल्यू अगर आप डायरेक्टली यहां पर पुट करते हो तो डिनोमिनेटर 0 होता है क्या, नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है तो आप डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हो। x जहां जहां x आ रहा है वहां पर आप 4 पुट कर दो, 4 इंटू में 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो 16 प्लस 2 18 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 9। तो 9 इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, और इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कि इसके अंदर आपने कुछ और कंसेप्ट यूज नहीं करा, किसी और कंसेप्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो भी आपको लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है, x की जो भी वैल्यू दे रखी है, उससे आपने सीधा पुट करके आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाल दी। पहला तरीका जिसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आप देखो कि डिनोमिनेटर आपका 0 ना आए तो आप लिमिट लगा दो। कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे रूट में हो, अगर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं आ रहा तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है फैक्टराइजेशन। जैसे हमने पीछे एग्जांपल किया था कि फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना है, अगर आपके पास मान लो लिमिट कहता है कि x टेंड्स टू 4 है और फंक्शन ऊपर दिया आपको x² माइनस 16, नीचे दे दिया इसने x माइनस 4,
तो अगर आप यहां पर लिमिट पुट करते हो तो नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। तो यहां पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहां पर आपको मेथड यूज करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, यानी आपको फैक्टर्स करके इसको इस तरीके से बनाना है कि इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना आए। और जिस स्टेप पर आपको ऐसा लगे कि भाई अब मैं पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा, वहीं पर ही आपको इसको पुट कर देना है। तो जैसे हमने यहां पर पुट किया, हमने यहां पर इसके फैक्टर करे, जब तक आप इसमें लिमिट नहीं लगा रहे हो आपको इसी तरह से लिखते हुए चलना है। इसके फैक्टर किया हमने, x माइनस 4 आ गया, x प्लस 4 आ गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 4, इससे ये कैंसिल हुआ। अब अगर मैं अप्लाई करूंगा यहां पर लिमिट तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर खत्म ही हो गया। अगर खत्म ना भी हो तो 0 नहीं आना चाहिए, बस ये कंडीशन हो। तो x प्लस 4 बचा आपके पास। अब यहां पर 4 प्लस 4 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 16। ये हुआ दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन। उसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन में आपको क्या करना है, जैसा कि नाम ही है यहां पर कि आपको ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको आपको रैशनलाइज करना पड़े, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें रूट वाले आएंगे, रैशनलाइज वाला मेथड। तो एक एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं। इसमें कहता है आपके पास कि 1 प्लस 3x, लिमिट आपको निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर। फंक्शन है 1 प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3x अपॉन में x डिवाइडेड बाय x। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रूट वाला फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रैशनलाइजेशन आप न्यूमरेटर का भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर का भी कर सकते हो। अब यहां पर अगर मैं x की जगह पुट करने जाऊं तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो यानी ये पॉसिबल नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको हम करते हैं रैशनलाइज, क्योंकि फैक्टर भी इसके नहीं बनेंगे। तो अब हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज में हमें पता है कि इसके बीच का जो साइन होता है ना वो आपको चेंज कर देना होता है। ये जो 1 प्लस 3x है, एक टर्म ये हो गई, अभी तो आप इसको ऐसे कैसे लिखो। फिर इनटू में क्या करेंगे हम, इसका साइन चेंज करके जो बीच में आ रहा है माइनस, उसकी जगह कर देंगे प्लस। इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर देंगे हम डिवाइड। अब रैशनलाइजेशन जब भी हम करते हैं तो फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि यहां पर a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाती है। तो आइडेंटिटी लगाओ। अब आइडेंटिटी लगाएंगे तो a माइनस बी, a प्लस बी की, तो उसमें होता है a का स्क्वायर। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, फिर माइनस का साइन आता है, फिर होता है b का स्क्वायर, तो यहां से ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय x इंटू ये जो रूट के अंदर नीचे है इसका आपको कुछ नहीं करना। अब आपने यहां पर लगाया लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट खोली तो आया 1 प्लस 3x, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस में 3x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3x। -1 से +1 कैंसिल हो गया, इधर बचा आपके पास 6x अपॉन x। इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया। अब देखो, अगर आप इस स्टेप पर आकर पुट करते हो तो ये वाला x खत्म हो गया, तो आप 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर अब 0 नहीं होगा। अगर आप पुट करोगे यहां पर ऊपर तो 6 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, यहां पर √1 रह जाएगा, क्योंकि √1 प्लस में 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। √1 प्लस में फिर आगे भी √1 रहेगा। अब √1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। 1 इधर से 1 इधर से, 1 प्लस 1 2 आ गया, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो इस तरह से आप यहां पर जो क्वेश्चन जहां पर रूट वाली टर्म्स आएंगी, और अगर ऐसा होता क्वेश्चन के अंदर कि आप लिमिट पुट कर रहे हो और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट कर दो। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में रैशनलाइज करना ही करना है। अगर यहां पर लिमिट लिखा होता x टेंड्स टू 1, अगर x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है तो आप लिमिट डायरेक्ट इसमें लगा सकते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा हो तो ये सारे मेथड करने की जरूरत है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा तो भाई डायरेक्ट पुट कर दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, कोई किसी पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने 3 मेथड कर लिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया और रैशनलाइज कर लिया। अब चौथा जो मेथड है, अगर इन तीनों में से किसी से नहीं होता तो आपको कुछ फार्मूलाज यूज करने पड़ते हैं, कुछ आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ती है। उसमें जो सबसे पहली आइडेंटिटी है
इसमें कहता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो इसका जो आंसर है लिमिट लगाकर ये होता है n इंटू में a की पावर n माइनस 1। अब आपको फॉर्मेट यहाँ समझना जरूरी है, फॉर्मेट यहाँ समझना जरूरी है कि x की पावर n a की पावर n, यानी दोनों की पावर सेम होनी चाहिए और जो ऊपर बेस है वही बेस नीचे भी होना चाहिए। ऊपर x माइनस a है तो नीचे भी x माइनस a होना चाहिए और साथ में जो लिमिट होगी वो x टेंड्स टू a होगी, यानी जो यहाँ पर टर्म होगी लिमिट भी उसी की ही होगी। ठीक है, अगर वहाँ 3 है तो लिमिट x टेंड्स टू 3 होगी। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास फैक्टराइजेशन आपने करके देखा, आपने रैशनलाइजेशन करके देखा, वहाँ पर किसी से बात नहीं बन रही है तो फिर आपको ये वाला मेथड उसमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हम क्वेश्चन एक लेते हैं, लिमिट आपको दी हुई है, लिमिट दी है x टेंड्स टू 1 और क्वेश्चन है हमारे पास x रेज टू पावर 15 माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 10 माइनस 1। अब जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट है वो हमने ज़्यादा डिस्कस करा नहीं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट उसका मतलब है कि अगर फंक्शन दो अगर प्लस में है तो दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दो, मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग लिमिट लगा दो, डिवाइड में है तो अलग अलग लिमिट लगा दो। मतलब आप इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग लिमिट लगा सकते हो। यानी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब लेकिन यहां पर समस्या ये है कि आप डायरेक्ट पुट कर नहीं सकते क्योंकि नीचे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और ना तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो, x की पावर 10 माइनस 1 फैक्टर इसके कैसे करें, ना आप इसमें रैशनलाइज कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारा ये वाला फॉर्मेट इसमें बन सकता है। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यहां पर दोनों में यहां पर क्या दे रखा है आपको, बेस x माइनस 1 दे रखा है दोनों में। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x माइनस 1 से डिवाइड कर दें तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, बैलेंसिंग तो हो ही जाएगी। तो हमने दोनों को डिवाइड करा तो इससे हमारे पास क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। नीचे भी क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। दोनों को ही हमने x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करते ही हमारे पास ये वाला फॉर्मेट बन गया। देखो x की पावर 15 और जो ये 1 आ रहा है 1 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 15, दोनों की पावर सेम होगी, उस 1 पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और जो बेस है उसमें भी आ गया x माइनस 1 और लिमिट भी हमारी x टेंड्स टू 1 थी। सेम चीज नीचे हो गई, यहां पर 1 है तो 1 को आप लिख सकते हो 1 की पावर 10। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये फार्मूला लगाएंगे, यहां पर n कितना है, यहां पर 15, तो ये आएगा 15 a की पावर n माइनस 1। नीचे भी ऐसे आएगा 10 1 की पावर 10 माइनस 1। तो यहां पर ऊपर रह जाएगा 15, नीचे रह जाएगा 10, क्योंकि 1 की पावर तो आप कितनी भी कर लो वो तो 1 ही रहेगा ना। तो 5 से ऐसे काट लेंगे, तो 5 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 3/2। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जहां पर आपके पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारी एक्सरसाइज 10.2 में आएंगी, लेकिन मैं इसी वीडियो के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम इसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, अगर फंक्शन ऐसे दिया हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। इन सब की प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ पे हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, प्रूफ अगर आपके सिलेबस में नहीं है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ होते हैं तो वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो सिर्फ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने पे जा रहे हैं कि यूज़ आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जैसे अब आपके पास मान लो क्वेश्चन आ गया e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन में x। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होना ये चाहिए कि जो e की पावर होगी वही यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ e की पावर 5x है तो यहाँ भी 5x होना चाहिए। अब 5 लाएंगे कहाँ से, 5 यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन में 5x। अब 5 हमने मल्टीप्लाई करा है तो बैलेंस करने के लिए इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। अब 5 एक कॉन्स्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट जो टर्म आती है उसमें लिमिट में आप इस कांस्टेंट टर्म को आप बाहर लिख सकते हो ऐसे 5
लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन में 5x। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी से इसको कंपेयर करूं, इस प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जो आंसर है हमारा इसका हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 1 इक्वल्स टू 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट इसमें आपको 5x करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट आपको 5x करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5x कर भी देते हो तो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर x टेंड्स टू 0 है, अगर x टेंड्स टू 0 है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अगर आप कर भी देते हैं ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसे 5x टेंड्स टू 0 तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लिखता हूं तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिमिट ऐसे लगा सकते हो। कुछ प्लस माइनस में होता है तो करना जरूरी है 0 के साथ। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसी की तरह की दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन टर्म ऑफ a दिया होता है। तो अगर आपके पास फंक्शन ऐसे हो लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू लॉग a, ये लॉग a के बराबर होता है। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर x माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर भी दो फंक्शन दे दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जैसे हमें पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसी तरीके से। तो लिमिट आप इसमें अलग कर सकते हो, इसमें अलग कर सकते हो, ये अगर आप इकट्ठे भी सॉल्व करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इकट्ठे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर दोनों के अंदर ही एक समस्या है कि a की पावर x माइनस 1 तो है लेकिन डिवाइड में x नहीं है, तो जो न्यूमरेटर है उसमें भी हम डिवाइड x कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी कर देते हैं b की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, दोनों को हमने x से डिवाइड कर दिया तो हमने बैलेंसिंग कर दी, आंसर पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब जो इसकी वैल्यू है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये बन जाएगी लॉग a के बराबर, और नीचे बेस है b यहाँ पर तो इसकी वैल्यू आएगी लॉग b के बराबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग b। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको हम यहाँ पर लेके चलते हैं लॉग में। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1। ठीक है, लॉग 1 प्लस x जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होना चाहिए और इधर होना चाहिए 1 की जगह 2 3 अगर होगा तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, 1 ही होना चाहिए, और लिमिट भी यहाँ पर 0 के बराबर होनी चाहिए, तो ये 1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल हमारे पास है log 1 प्लस ax लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx डिवाइडेड बाय x। अब यहां पर ये दो अलग अलग फंक्शन हैं, दोनों अलग अलग फंक्शन को सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये बनेगा log 1 प्लस ax डिवाइडेड बाय x, फिर माइनस इधर से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस bx डिवाइडेड बाय x। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब लेकिन प्रॉपर्टी लगाने के लिए यहाँ पर 1 प्लस ax, तो यहाँ पर भी ax होना चाहिए, यहाँ पर भी ax होगा तभी बात बनेगी, तो इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन गया log 1 प्लस ax डिवाइडेड बाय ax, तो यहाँ पर इनटू में कर दिया a। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिमिट है इस लिमिट को भी आप ऐसे लिख सकते हो ax टेंड्स टू 0, अगर x टेंड्स टू 0 है तो ax भी टेंड्स टू 0 ही होगा, माइनस अब यहाँ पर भी ऐसे करते हैं हम log। अब लेकिन यहाँ पर जो ना फार्मूले के अंदर 1 प्लस हमें चाहिए, यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस bx, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको हम प्लस में लिखेंगे, ऐसे इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस माइनस b इंटू एक्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिनोमिनेटर में भी हमें माइनस b ही चाहिए, तो माइनस b से मल्टीप्लाई करा और माइनस b से इधर मल्टीप्लाई करा। तो जो फॉर्मेट है वो इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, 1 प्लस है तो वहाँ पर 1 प्लस होना चाहिए, अगर माइनस वाली टर्म आ रही है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। और जो लिमिट है, लिमिट में भी हम क्या करते हैं यहाँ पर जो माइनस bx आ रहा है यहाँ पर भी हम इसको माइनस bx कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर लिमिट लगाते हो, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ करना नहीं, इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा 1 के बराबर 1 इंटू में a, फिर माइनस का साइन।
अब जैसे यहां पर आप लिमिट लगाओगे यहां से यहां तक, तो ये बन जाएगा 1 इंटू में माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया ए प्लस बी। तो इस तरह से आप ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब यही 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आपको और भी इसमें 1-2 दे रखी हैं बुक के अंदर, लेकिन वो करने की आपको नीड नहीं है। अगर आप ये सब जो प्रॉपर्टीज आज मैंने बताई हैं क्लास में, ये सारी अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो इनफ है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कंसेप्ट के साथ ही क्लास फिनिश करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you.